Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about the chemoosmotic hypothesis of the oxidative phosphorylation. ये आप समझ जाएंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं किस ऑस्मोटिक कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस किस हाइपोथेसिस की या किस थ्योरी की बात कर रहा था। पिछले लेक्चर में हमने ये सारे कॉम्प्लेक्सेस देख लिए थे और हमने ये भी देखा था कि क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों मूव करते हैं, 1 से 4 कॉम्प्लेक्सेस क्यों मूव करते हैं, उसकी भी रीज़न मैंने आपको बता दी थी। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो होते हैं वो चेंजेस होते हैं, वो यहाँ पे अलाउ करते हैं NADH को कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले और ऑक्सीजन जो है द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये एरोबिक पाथवे है। और वो रिडक्शन पोटेंशियल वाला पिछला अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ द ओनली डिफरेंस ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इनका नेगेटिव होता है ये लॉस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, इनका पॉजिटिव होता है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर लेते हैं, अब ये उसने वाटर भी बना दिया, तो इस सारे स्टेप के अंदर हमने एनर्जी मिस कर दी है। अब वो कहते हैं कि जहाँ पे ना पुराना आपको मैं आपके दिमाग में सिर्फ कंसेप्ट बनाना चाहता हूँ, ताकि अगर आपको कंसेप्ट आता हो तो आपको हर चीज़ आती है, थोड़ा भी आता हो तो आप ज़्यादा सारा करके लिख सकते हैं अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप है। तो जब पहले डॉक्टर 1960s की मैं बात कर रहा हूँ, 1950s एंड 1960s की, कि उस वक्त के जो डॉक्टर्स थे या रिसर्चर्स थे वो कहते हैं यहाँ से ये जो प्रोसेस हो रहे हैं, हाउ एवर देर इज़ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ से एक की ऑक्सीडेशन हुई, कॉम्प्लेक्स 1 की रिडक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स 1 की हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई, कोएंजाइम Q की रिडक्शन होगी। इस तरीके ये सीरीज ऑफ द रिएक्शन, एक ऑक्सीडाइज होता है दूसरा रिडक्शन होता है, लेकिन इसको हाउएवर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही करते हैं क्योंकि लास्ट में तो हमारे पास ऑक्सीडेशन ही होती है ऑक्सीजन की, यहाँ से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे गेन। तो साइंटिस्ट इसको कहते हैं ये ऑक्सीडेटिव फेज है, यानी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहे हैं। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब उनको ये पता था कि यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे पता था कि फास्फोराइलेशन हो रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्या चीज़ फास्फोराइलेशन करा रही है। या ऑक्सीडेशन तो हो रही है, ऑक्सीडेशन एक अलहदा प्रोसेस है, फास्फोराइलेशन एक अलहदा प्रोसेस है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या चीज़ इंड्यूस करा रही है फास्फोराइलेशन, उन्हें ये नहीं पता था। फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, सर मिस्टर मिचेल। मिचेल क्या हुआ, स्पेलिंग गलत है, MITCHEL हमारे पास मिचेल के स्पेलिंग है सही। तो 1961 के अंदर उन्होंने एक हाइपोथेसिस पेश की थी जिसका नाम है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। उन्होंने एक थ्योरी पेश की थी कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1 से कोएंजाइम Q के पास गए और फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास और कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम Q के पास और फिर वहाँ से कॉम्प्लेक्स 3 के पास, तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं तो ये अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत लूज़ करते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। अपनी एनर्जी लूज़ करके जो इनकी एनर्जी लूज़ होती है वो अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म बनाया है। ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उसको इस्तेमाल करके यहाँ मैट्रिक्स से प्रोटॉन पंप कर देते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। अब ये कंसेप्ट है कि सर मिचेल ने कहा था 1961 के अंदर कि ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं ये प्रोटॉन को पंप करने के अंदर इस्तेमाल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। ये पॉजिटिव के निशान जो डाले हैं मैंने प्रोटॉन पंप किया है मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। अब जब प्रोटॉन यहाँ पे अकमुलेट हो जाते हैं, जब एक जहाँ पे प्रोटॉन अकमुलेट होते हैं तो दो तरह के ग्रेडियंट्स बन जाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, पॉजिटिव चार्ज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ज़्यादा हो जाता है, और आपको पता है कि प्रोटॉन जब भी ज़्यादा होंगे, हाइड्रोजन जब भी ज़्यादा होंगे तो क्या होती है, एसिडिटी, pH हमारे पास लो हो जाती है। एक केमिकल ग्रेडियंट होता है, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बन जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हो जाती है, यहाँ अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे pH एसिडिक है, यहाँ पे pH अल्कलाइन है। अब हमारे पास रिलेटिव टू अल्कलाइन है। अब हमारे पास दो तरह के ग्रेडियंट हो जाते हैं। अब ये इसको अलाउ करते हैं, यहाँ पे जब ये ज़्यादा सारे प्रोटॉन या हाइड्रोजन अकमुलेट हो जाते हैं तब एक हाइड्रोजन मोटिव फोर्स बन जाती है। सर मिचेल ने ये कहा था कि अब ये ग्रेडियंट बन गई हैं तो इसने
अंदर की तरफ हाइड्रोजन ने मूव करना है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन है। तो फिर ये हाइड्रोजन कहाँ से अंदर जाती हैं? ये कॉम्प्लेक्स 5 है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन अकामुलेट हुए हैं, ये कॉम्प्लेक्स 5 है। कॉम्प्लेक्स 5 का अपनी बुक्स पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो सम हाउ आपको इस तरीके मिलेगा। एक पर इसकी एक F0 सब यूनिट है, एक F1 सब यूनिट है। ये अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूं तो ये आप एक पंखा समझ लें कि पंखे की पहले अंदर मोटर लगी हुई है, फिर उसका वो रॉड है और आगे उसके फैंस हैं कि जो उसके विंग्स हैं, कि पंखा है उसकी एक मोटर है, फिर एक रॉड है और आगे उसके विंग्स हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स 5 का स्ट्रक्चर है। सर मिचेल ने कहा था कि ये कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर प्रोटीन सब यूनिट डिफरेंट, ये आपको पहले बताया था कि सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रोटीन है सिवाय कोएंजाइम क्यू के, क्योंकि ये कीनोन डेरिवेटिव है और कीनोल सब्सटेंसेस है, हाइड्रोफिलिक एक सब्सटेंस है जो कोलेस्ट्रॉल के इंटरमीडिएट जो होता है उससे बनता है हमारे पास। जो कोएंजाइम क्यू है ये आपको पहले भी बताया कि ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये प्रोटीन इन नेचर नहीं है। ये कहाँ से बनता है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, उधर से ये कोएंजाइम क्यू हमारे पास ड्राइव्ड होता है। अब ये यहाँ पे हमारी बात पहुंची थी कि हाइड्रोजन पंप होते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट्स इसके अंदर हैं, लेकिन F0 सब यूनिट है, F1 सब यूनिट है। अब सर मिचेल ने ये कहा था हमारे पास कि ये जो प्रोटॉन्स हैं यहाँ एक F0 सब यूनिट में एक ट्यूबुलर ल्यूमन बन जाता है। ल्यूमन को तो आपको पता ही है, ल्यूमन के अंदर से हाइड्रोजन मूव करते हैं। जब प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन्स मूव करते हैं उनकी मूविंग की वजह से ये जो हमारे पास F0 सब यूनिट है, बुक के अंदर इसको C लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये जो एक मोटर सारी बन जाती है इसको C सब यूनिट लिखा है। ये फर्ज कर लें ये मोटर हमारे पास घूमने लग जाती है। अब मोटर घूमती है तो ये आगे F1 जो है ये भी घूमता है, रॉड लगा हुआ है। अब इस F1 के आगे जो विंग्स हैं उसकी एक साइड पे हमारे पास ADP पड़ा है, एक साइड पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा है। जब ये मोटर घूमती है और ये हमारे पास विंग रॉड घूमता है, उसके रोटेशन की वजह से इन जो सब यूनिट्स हैं आगे विंग्स की शेप चेंज हो जाती है। ये पहले इस तरीके कंप्रेस होते हैं, फिर ओपन हो जाते हैं, फिर कंप्रेस। ये इसको फास्फोराइलेशन ऑफ ADP टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यानी फास्फोराइलेशन में हेल्प करते हैं। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है और ATP बन जाता है और ATP फिर हमारे पास यहाँ से बाहर निकल जाता है। ATP यहाँ पे बन जाएगा तो ये जो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर है ये एक ATP को साइटोसोल में ले जाएगा, उसके बदले ADP एक अंदर लेगा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलेगा और हमारे पास क्या कर देगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जब उन्होंने ये थ्योरी पेश की सर मिचेल ने 1961 के अंदर, तब लोगों ने उनका मजाक बनाया उनका कि ये इस तरीके नहीं होता, ये अपने से इसने कर दिया है। बिकॉज सर मिचेल वॉज बिफोर इस टाइम, उनका वो टाइम गलत टाइम पे ना गलत जगह थे वो, तो इसलिए उन्होंने उसका बिलीफ नहीं किया, वो डिसहार्ट हुए और उन्होंने वो रिसर्च ही छोड़ दी। अब जब उन्होंने वो रिसर्च छोड़ दी तो 12 साल बाद 1973 के अंदर जो साइंटिफिक कमेटी थी उसको कई जगह से ना रिसर्चेस मिलने लग गई कि वाकई जो सर मिचेल ने कहा था उसी तरीके ही होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं और प्रोटॉन पंप होते हैं। वो प्रोटॉन पंप फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स 5 में जाते हैं और वहाँ से ATP की सिंथेसिस होती है। फिर साइंटिफिक जो कमेटी थी वो अपने किरदार के ऊपर शर्मिंदा हुई क्योंकि उन्होंने जो सर मिचेल के साथ किया। फिर 1978 के अंदर उन्हें फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया सर मिचेल को इस कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन को पेश करने के लिए, जो उन्होंने 1961 में ऑलरेडी कर दी थी। सो ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से पंप जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी को यूज़ करके हमारे पास प्रोटॉन पंप किए जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स 5 इस्तेमाल कर लेता है और ATP हमारे पास बना देता है। सो इन दैट्स वाई ऑक्सीडेशन लीड्स टू द फॉस्फोराइलेशन। ये कंसेप्ट हमें बताया था सर मिचेल ने और आज भी यही कंसेप्ट है, आज भी हम सर मिचेल को ही फॉलो करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स बताने लगा हूँ।
ये तो मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव किस तरीके करते हैं, कम्प्लेक्स 1 से 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ, 3 से 4 की तरफ, 4 से फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, और ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब ये इन कॉम्प्लेक्सेस जो प्रोटीन सब यूनिट्स हैं, इनके अंदर हमारे पास इंजाइम्स होते हैं और उनका डिफरेंट काम है, वो अब डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स 1 है, इनिशियली सबसे पहले जो NADH आएगा वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा NADH डीहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एक इंजाइम पड़ा हुआ है जिसका नाम है NADH डीहाइड्रोजिनेज। NADH डीहाइड्रोजिनेज के साथ एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएटेड प्रोटीन पड़ी हुई है जिसका नाम है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। NADH अपने इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ से चेंज हो जाता है NAD+ के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन NADH डीहाइड्रोजिनेज एट द सेम टाइम FMN को देता है और FMN चेंज हो जाती है FMNH2 के अंदर। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपने याद रखना है कि NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा, NAD+ के अंदर चेंज हो जाएगा, वो हमारे पास NADH डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम ये रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा होगा, और FMN जो है एट द सेम टाइम FMNH2 के अंदर चेंज हो जाएगा। लिपनकॉर्ड जो लिखती है वो लिखती है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स तो आ गए हमारे पास NADH से FMN के पास, FMN से FMNH2 के पास, और फिर आयरन सल्फर सेंटर होता है यहाँ पे, जो मैंने शो नहीं किया लेकिन बुक के अंदर आप रीड कर लीजिएगा, लिखा हुआ है कि आयरन सल्फर सेंटर होता है FMNH2 से आयरन सल्फर सेंटर के अंदर विद इन द कॉम्प्लेक्स 1 ये सारा काम हो रहा होता है। ये मैंने सिर्फ एरो शो किए हुए हैं कि किस तरीके कंसेप्ट बनाने के लिए कि कोएंजाइम के पास जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। विद इन द सेंटर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आयरन सल्फर सेंटर से फिर हमारे पास कोएंजाइम Q आता है और इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ शिफ्ट कर देता है। क्योंकि ये पहले भी हम क्या कहते हैं डिस्कशन कर चुके हैं कि जो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं वो इमोबाइल होते हैं, तो अल्लाह ताला ने 2 मोबाइल कैरियर्स बनाए हैं, एक का नाम है कोएंजाइम Q, दूसरे का नाम है साइटोक्रोम C। जो कोएंजाइम Q है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स 3 को दे देता है, वाइल द एट द सेम टाइम वो कॉम्प्लेक्स 2 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स 3 को दे देता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 आ गया, ये कॉम्प्लेक्स 1 का फंक्शन था। जब इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स 1 के पास आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर इनर्जाइज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनर्जाइज्ड हो जाता है। अब इनर्जाइज्ड हो जाता है जब, तो ये एनर्जी इस्तेमाल करता है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जो इसके पास आए होते हैं और 4 हाइड्रोजन पंप कर देता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ। कॉम्प्लेक्स बुक में कॉम्प्लेक्स 1 भी लिखा है और डिफरेंट नाम से डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो बुक में लिखा है आप उसी को ही फॉलो करें कि जो इसका नाम है ये कॉम्प्लेक्स 1 नहीं है, इसका नाम कॉम्प्लेक्स 2 ही है, और इसका नाम साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3 का नाम उसने कॉम्प्लेक्स 3 लिखा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स 3 का नाम उसने कॉम्प्लेक्स BC1 आई थिंक लिखा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम कॉम्प्लेक्स A+A3। उसको कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाएं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स के नाम याद रखें, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड सो ऑन। सो कॉम्प्लेक्स 1 को हम डिस्कस, तो हमने कॉम्प्लेक्स 1 को डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास इलेक्ट्रॉन है, उसने इलेक्ट्रॉन्स आए तो ये कॉम्प्लेक्स 1 इनर्जाइज्ड हो गया। इनर्जाइज्ड हुआ तो उसने इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या किया, हमारे पास हाइड्रोजन को पंप कर दिया फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कोएंजाइम Q कॉम्प्लेक्स 3 की तरफ ले गया। अब नंबर 2 कंसेप्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 का। अब कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो क्या करता है, वो हमारे पास आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सक्सीनेट टू फ्यूमारेट रिएक्शन होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। यू ऑलरेडी नो इट वेल। सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स 2, तो ये सक्सीनेट को फ्यूमारेट में चेंज कर देता है, और एट द सेम टाइम आपको पता है कि FADH2 के अंदर चेंज हो जाता है। FAD जब FADH2 के अंदर चेंज होता है तो इसके पास ये बात याद रखनी है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि कॉम्प्लेक्स 2 को इनर्जाइज कर सके। ये लॉजिक है बहुत बड़ा कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स 2 है उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो
उसके इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो हमारे पास क्या कर सके, कॉम्प्लेक्स 2 को इनर्जाइज कर सके। जब वो इनर्जाइज ही नहीं होता तो ये पंप करेगा इलेक्ट्रॉन। सो आंसर इज नो। प्रोटॉन्स वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पंप करेगा? द आंसर इज नो। व्हाई नॉट? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट इनर्जाइज द कॉम्प्लेक्स 2। सिंपल आंसर इज डैट। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास FADH2 रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, ये अपनी दोबारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में चेंज हो जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q को देगा। कोएंजाइम Q आपको पता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और वो कोएंजाइम Q अपने इलेक्ट्रॉन्स इवेंचुअली कहाँ पे ले जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 के पास ले जाएगा। अब ये दो कॉम्प्लेक्सेस की बात होगी। अब आपको ये मैं बाद में एक और लेक्चर इसके ऊपर दूंगा कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है यहाँ पे, वरना आप कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाएंगे। जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो हमारे पास मेलेट एस्पार्टेट शटल से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो ये कोएंजाइम Q है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज से लेता है। और हमारे पास कोएंजाइम Q आपको पता है कॉम्प्लेक्स 1 से भी इलेक्ट्रॉन लेता है, कॉम्प्लेक्स 2 से भी लेता है। दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, एक एसाइल को डिहाइड्रोजिनेज और दूसरा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे एस्पार्टेट मेलेट शटल मैंने ऐड किया है कॉम्प्लेक्स 1 के ऊपर। सो आई विल गिव अनदर लेक्चर ऑन द एस्पार्टेट मेलेट शटल एंड द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल to clear the concept of the electron transport chain and to clear the concept about the NADH which is produced during the glycolysis and how they are used. Now we are concerned about the complex 3. अभी जब हम चल रहे हैं सीरीज के अंदर तो मैं आपको complex 1 आपको बता दिया, complex 2 बता दिया, Q कोएंजाइम Q का बता दिया मैंने। अब इवेंचुअली complex 1 से इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम Q कहाँ पे ले आया? complex 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 2 से कोएंजाइम Q इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ले आया? कॉम्प्लेक्स 3 के पास। अब कॉम्प्लेक्स 3 में आप याद करें तो आपने आयरन पढ़ा है, आयरन की एब्जॉर्प्शन पढ़ी है। तो आपने जो मेरा चैप्टर मुझे याद आ रहा है, जो हीम सिंथेसिस वाला चैप्टर है, उसके पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है कि आयरन कहाँ पे प्रेजेंट होता है हीम की फॉर्म में। तो आयरन हमारे पास कैटालेसिस एंजाइम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, साइटोक्रोम्स में भी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में भी प्रेजेंट होता है, और भी डिफरेंट जगह पे ऊपर हमारे पास आयरन प्रेजेंट होता है। जो साइटोक्रोम्स हैं, साइटोक्रोम्स ग्रुप ऑफ द प्रोटीन फैमिली हैं जिनके अंदर हमारे पास आयरन जो है हीम की फॉर्म में होता है। लेकिन एक डिफरेंशिएट करैक्टर है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में ही रहता है अनटिल एंड अनलेस कि कोई डिजीज कंडीशन ना आ जाए तो वो उसको असिस्ट कर देती है और वो फेरिक के अंदर चेंज हो जाता है, जो कंडीशन आपने मैथ हीमोग्लोबिन की पढ़ी थी। सिर्फ मैं आपको डिफ्रेंशिएट कराना चाह रहा हूँ कि जो हीमोग्लोबिन का आयरन होता है वो फेरस फॉर्म में ही रहता है, वाइल द ये जो साइटोक्रोम बी के अंदर जो हीम होता है, इसके अंदर भी हीम होती है, साइटोक्रोम के अंदर भी जो हीम होती है, हीम के अंदर आपको पता है कि पोरफायरिन 4 पायरोल रिंग्स होते हैं और आयरन होते हैं। अब जो आयरन होता है हीम के अंदर वो रेडिली इंटर कन्वर्टेबल होता है। व्हाट आई टेल टू यू, द आयरन इज रेडिली इंटर कन्वर्टेबल इन द हीम ग्रुप ऑफ द साइटोक्रोम्स। वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारे पास रिड्यूस हो सकता है और इलेक्ट्रॉन को दोबारा लूज करके हमारे पास ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। जो हमारे पास आयरन होता है ही साइटोक्रोम के अंदर वो हमारे पास ऑक्सीडाइज भी हो सकता है रेडिली और रिड्यूस भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब ये हमने कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स 1 से हमारे पास हाइड्रोजन पंप होते हैं यानी प्रोटॉन्स पंप होते हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 में से नई पंप होते हैं। उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया और ये लिखा भी हुआ है, ये अगर आप पढ़ लें तो। और कॉम्प्लेक्स 3 जो है, कॉम्प्लेक्स 3, अब कोएंजाइम Q हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले आया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 में एक प्रोटीन प्रेजेंट है, मेजर प्रोटीन है। इन सारों में ही आयरन सल्फर सेंटर प्रेजेंट होते हैं, सारों में ही आयरन सल्फर, इसमें भी आयरन सल्फर सेंटर है, इसमें भी आयरन सल्फर सेंटर है। अब हमारे पास इसमें भी आयरन हीम की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोक्रोम जो है हमारे पास साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका जो इलेक्ट्रॉन आयरन होता है वो इनिशियली फेरिक फॉर्म में होता है। फेरिक फॉर्म का मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, फेरिक फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इनिशियली। जब को एंजाइम Q अपने इलेक्ट्रॉन इस फेरिक फॉर्म को देता है तो वो चेंज हो जाता है हमारे पास फेरस फॉर्म में, और फेरस फॉर्म फिर आगे इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 को दे देता है। वो मैं आपको दूसरी डायग्राम के अंदर बताता हूँ।
कोएंजाइम क्यू था, ये रिड्यूस फॉर्म है, ये उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म है। कोएंजाइम हमारे पास कोएंजाइम क्यू था, ये उसकी रिड्यूस फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज होगी। उसने साइटोक्रोम बी को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए और फेरिक आयरन था वो हमारे पास Fe+3 जो होता है वो फेरिक आयरन होता है, और Fe+2 जो होता है वो कौन सा आयरन होता है, फेरस आयरन होता है। उसने चेंज कर दिया फेरिक टू फेरस, रिड्यूस्ड हो गया। और इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आए हैं उसने कॉम्प्लेक्स 3 को इनर्जाइज्ड कर दिया है। इनर्जाइज्ड जब होगा तो वो क्या करेगा, सिंपल आंसर इज दैट वो प्रोटॉन्स को पंप करेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। अब इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में कितने इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, ये आपने याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन पंप होते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 2 से कुछ प्रोटॉन पंप नहीं होते, और कॉम्प्लेक्स 3 से हमारे पास 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। हाउ एवर आई मैंशनड हियर इट ओनली 1, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, 4 प्रोटॉन पंप होते हैं। अब ये लिखा भी हुआ है कि साइटोक्रोम्स आर द स्पेशल प्रोटीन विच हैव द हीम ग्रुप, और हीम ग्रुप का जो आयरन होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर आयरन के अंदर और जो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है उसका क्या फ़र्क है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, ये अपनी जगह फिक्स्ड है। यहाँ 3 और 4 के दरमियान हमारे पास एक और क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं Fe, ये साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम सी ये है, ये साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी। इसमें फ़र्क क्या है, साइटोक्रोम बी हमारे पास कॉम्प्लेक्स 3 का कंपोनेंट है और ये अपनी जगह फिक्स्ड है, लेकिन साइटोक्रोम सी जो है ये हमारे पास मोबाइल है, ये हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेती है दूसरी जगह पे जाके दे देती है, और ये स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं विच हैव द हीम, एंड आपको पता है हीम के पास आयरन होता है। और लिपनकॉर्ड कहते हैं जो साइटोक्रोम सी है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसकी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो हमने यहाँ पे बात की थी, ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो ये इसकी इनर सरफेस है और ये इसकी आउटर सरफेस। तो ये जो हमारे पास साइटोक्रोम सी है ये इसकी आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। बाकी कंपोनेंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है और इनर सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब हमारे पास जो साइटोक्रोम सी है उसके भी अंदर भी आयरन फेरिक फॉर्म में इनिशियली होता है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और चेंज हो जाता है फेरस के अंदर। अब इसका काम क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करना और दूसरी जगह पे जाके दे देना। ये ऐसे ही है कि जिस तरीके आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको सिंपली इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की बात नहीं है, सिंपल ये है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, अपना इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। जब इसके अंदर फेरस फॉर्म में आयरन आ जाता है, अब इसका काम है सिर्फ कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देना। क्यों कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देना, बिकॉज कॉम्प्लेक्स 4 हैव द ओनली कैपेबिलिटी टू कंबाइन एंड गिव टू इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन। सिंपल वर्डों में कि बिकॉज कॉम्प्लेक्स 4 हैव द ओनली कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये जो फेरस है, ये फेरस अपने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, अब कॉम्प्लेक्स 4 को देख लें, साइटोक्रोम सी को डिस्कस करना बाद में करेंगे। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर हमारे पास साइटोक्रोम A+A3 होती है, इसके पास भी हमारे पास हीम होता है, हीम के अंदर आयरन होता है, इसका भी आयरन, तीनों में ये देख लें आयरन हमारे पास फेरिक फॉर्म में ही होता है। जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो फेरस में चेंज हो जाता है। उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं हमारे पास, उसके इलेक्ट्रॉन ये जो साइटोक्रोम सी है ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। जब साइटोक्रोम सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन देता है, ये तो हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये रिड्यूस हो गया, ये फेरस के अंदर चेंज हो गया। अब फेरस जब इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये इनर्जाइज्ड हो जाता है। जब इनर्जाइज्ड होता है तो ये अपने हाइड्रोजन पंप कर देता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। अब आपको मैंने बताया था कि ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ पे देगा, ऑक्सीजन को। हम ग्लाइकोलिसिस को एरोबिक क्यों कहते हैं, TCA साइकिल को एरोबिक क्यों कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एरोबिक क्यों कहते हैं? द सिंपल आंसर इज दैट बिकॉज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज द ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑल द पाथवेज और द साइकिल्स आर द एरोबिक पाथवेज और द
एरोबिक साइकिल्स आप कह रहे हैं, एम्फीबोलिक साइकिल जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास सारे एरोबिक होते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तो ये सारे पीछे रिएक्शन रुक जाएंगे। सो वी कॉल एट द एरोबिक पासेज। ऑक्सीजन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, जब ये इलेक्ट्रॉन के साथ लव करेगी तो समझ लें कि थिंग्स गेट वेट, इसका एक बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल आंसर ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशी है। ये जब इलेक्ट्रॉन के साथ लव करेगी मीन कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी, तो क्या करेगी, अपना एक बाय प्रोडक्ट समझे दे देगी कि ऑक्सीजन रिएक्टिव फॉर्म में चेंज होगी या वो प्रोटॉन्स के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, 2 हाइड्रोजन के साथ, और वाटर का मॉलिक्यूल दे देगी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि किस तरीके हमारे पास मेटाबॉलिज्म में वाटर बनता है, ये भी आपको बता दिया। अब वाटर बन गया, और जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कॉम्प्लेक्स 4 के पास, जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 के पास, तो ये कॉम्प्लेक्स 4 भी इनर्जाइज्ड हो जाएगा, और इनर्जाइज्ड होकर क्या करेगा, 2 प्रोटॉन्स हमारे पास फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस हमारे पास पंप करेगा। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे पास, उन्होंने उनकी एनर्जी को यूज़ करते हुए हमने कर क्या दिया है, सिर्फ हमने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस हमने जो प्रोटॉन्स हैं वो पंप कर दिए हैं। अब कॉम्प्लेक्स 5 का रोल मैं आपको बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स 5 का हम पहले भी रोल डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स 5 का रोल यही है कि ये जो प्रोटॉन्स इधर कम्युलेट हो गए हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्या नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज कुदरत ने इम्परमिएबिलिटी रखी हुई है, वो अलाउ ही नहीं करती, नेचर इसको अलाउ ही नहीं करती कि मेम्ब्रेन से पास कर सके। तो अल्लाह ताला ने जब इसको अलाउ नहीं किया तो इन्होंने कहीं ना कहीं तो जाना है। ये जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ये भी इम्परमिएबल टू हाइड्रोजन होती है, सो इधर ये ट्रैप होके रह जाएंगे। ये फिर कहाँ पे जाएंगे, अल्लाह ताला ने फिर कॉम्प्लेक्स 5 बनाया, और कॉम्प्लेक्स 5 के अंदर एक ये मोटर और फैन और ये जो मैंने पहले ही आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, इसके अंदर एक सी कंपोनेंट का, जब आप बुक में पढ़ेंगे तो इस तरीके का उसने कंपोनेंट बनाया हुआ है, सी कंपोनेंट। ये यहाँ इसके दरमियान में एक ल्यूमन है, यहाँ से हाइड्रोजन पास करेंगे, और ये हाइड्रोजन पास करने की वजह से ये मोटर घूमने लग जाएगी। ये मोटर घूमने लग जाएगी तो इसके साथ एक प्रोटीन सब यूनिट है जिसका नाम है F1, उसके आगे फैन है, आगे आप कह लें कि फैन शेप्ड उसके स्ट्रक्चर है, वो ये भी प्रोटीन्स ही हैं बेसिकली, और उनके प्रोटीन्स के किनारों के ऊपर एडीपी पड़ा है और इनऑर्गेनिक फास्फेट पड़ा है। अब इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी जो है हमारे पास, जब ये मोटर रोटेट करेगी इसकी वजह से कन्फर्मेशनल चेंज आएगी, कन्फर्मेशन चेंज होने की वजह से इन दोनों की आपस में फास्फोराइलेशन होगी, और एज अ रिजल्ट हमें एनर्जी मिल जाएगी एटीपी। अब एटीपी भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, सो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर है, वो एटीपी को यहाँ से उठाएगा और ले जाएगा साइटोसोल में, और वहाँ से एक एडीपी को एट द सेम टाइम ले आएगा दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन complexes, complex 1, complex 2 coenzyme Q, complex 3 cytochrome C, and the complex 4, and finally the complex 5 and nucleotide transporter. Hope you will understood well. Thank you very much.